मास्टर प्रेम नारायण का बेटा अनपढ़ था और उसने शादी भी एक अनपढ़ लड़की से कर ली जो मास्टर साहब की ज़रा भी इज्जत ना करती और सैलरी मिलते ही उनसे पैसे बटोर लेती। मास्टर साहब दादा बने तो उनकी कोशिश थी पोते को पढ़ा दूं, लेकिन वो माँ बाप को देखकर जो जी में आता दादा को कह देता। एक दिन मास्टर साहब उसे स्कूल लेकर गए तो उसकी किसी लड़के से लड़ाई हो गई। उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने दादा को स्कूल में शर्मिंदा करवा दिया और जब घर लौटे तो बहू और बेटे ने बच्चे की हालत देखकर मास्टर साहब को गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अगले ही दिन सुबह मास्टर का बेटा और बहू जख्मी हालत में चीखते हुए घर से बाहर भागे तो लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि मास्टर साहब के पोते ने मास्टर प्रेम नारायण जैसे ही घर के अंदर आए उनकी बहू चंद्रिका उनके आगे पीछे होने लगी। उसने जल्दी से ठंडा पानी का गिलास मास्टर साहब को दिया और खुशी भरे स्वर में कहने लगी कि पिताजी, इतनी गर्मी में आप थक कर आए हैं, आराम से ठंडा पानी पी लीजिए। मास्टर प्रेम नारायण अपनी बहू के ये तेवर देखकर हैरान हुए, मगर वो अंदर से जान चुके थे कि इसकी क्या वजह है। उन्होंने बहू के हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और गटागट पी गए। कहने लगे, गर्मी तो सच में बहुत ज़्यादा है। जो लोग घर से निकलते हैं और कामकाज करते हैं, सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, पैसे कमाते हैं, उनसे कोई पूछे कि जून जुलाई की गर्मी कितनी होती है। चंद्रिका ने मास्टर जी की हाँ में हाँ मिलाई। कहने लगे कि पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम घर में बैठे बिठाए क्या जाने कि कितनी गर्मी है, इसलिए तो मैंने आपको ठंडा पानी पीने के लिए दिया है ताकि आपकी गर्मी कुछ कम हो सके। मास्टर प्रेम नारायण ने अपनी बहू चंद्रिका का धन्यवाद किया और अपने कमरे में चल दिए, मगर पीछे से चंद्रिका भागकर दौड़ती हुई आई। मास्टर प्रेम नारायण का रास्ता रोक लिया। कहने लगी कि कल मैं मार्केट गई थी, 100 की चीज़ 200 में बिक रही है। हाय भगवान, इतनी महंगाई हो गई है। पिताजी, आपको क्या बताऊं, ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना भी कितना मुश्किल हो चुका है। घर चलाना एक औरत के लिए मुश्किल हो गया है। और मास्टर प्रेम नारायण ध्यान से अपनी बहू का चेहरा देखते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। महीना भर मेहनत करते हैं तब जाकर सैलरी मिलती है और एक ही दिन में उड़ जाती है। पता ही नहीं चलता कि सारे पैसे कहाँ गए। बहू कहने लगी, तो और क्या, इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया है, ऊपर से एक ही तो सैलरी है, कहाँ कहाँ पूरी करें। चंद्रिका कहने लगी कि सुना है इस बार सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मास्टर प्रेम नारायण कहने लगे कि क्या फ़ायदा सैलरी बढ़ने का, महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तुम खुद ही तो कह रही थी कि 100 की चीज़ 200 में बिक रही है। चंद्रिका कहने लगी, अरे हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि खर्चे तो पूरे ही नहीं होते। एक सैलरी कहाँ कहाँ लगाएं। वैसे आपको कितनी सैलरी मिली है। और चंद्रिका ने वो बात कह दी जिसके लिए वो मास्टर जी के पीछे पीछे भाग रही थी। मास्टर प्रेम नारायण कहने लगे कि बेटा, इस बार 30,000 सैलरी मिली है। ये कहते ही साथ ही मास्टर प्रेम नारायण ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बहू को पकड़ा दिए और चंद्रिका ने झट से पैसे पकड़े। इतने सारे हरे और लाल नोट देखकर उसकी आंखें बाहर निकल आईं। महीने में एक ही बार तो इनकी झलक देखना नसीब होती थी। उसने जल्दी जल्दी नोट गिनने शुरू कर दिए। मास्टर प्रेम नारायण ध्यान से अपनी बहू का चेहरा देख रहे थे। अचानक ही चंद्रिका के माथे पर बल आ गए। कहने लगी, ये तो सिर्फ 25,000 हैं, बाकी के 5,000 कहाँ हैं। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा, मेरे अपने भी तो खर्चे हैं जो मुझे पूरे करने होते हैं, और मेरी आंखें भी अब लगता है कमज़ोर हो गई हैं, आंखें भी चेक करवानी हैं। चश्मे का एक नंबर तो बढ़ ही गया होगा। चंद्रिका ने कमर पर हाथ बांध लिए। उसके तेवर एकदम से बदले थे। कहने लगी कि इस उम्र में आपके क्या खर्चे हैं भला। अच्छा खासा तो नज़र आता है आपको। इस उम्र में इतनी नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है। क्यों डॉक्टर को पैसे लुटाने, वो तो आप जैसे बूढ़ों को लूटने के लिए बैठे हुए होते हैं। अब इन 25,000 से मैं कैसे महीना चलाऊंगी। इस बार तो बिजली का बिल भी डबल आया है, और आपका निकम्मा बेटा तो कुछ करने से रहा कि मैं उससे उम्मीद रखूं कि वो भी कुछ मेरा हाथ बटा देगा। घर का खर्चा चलाने में मैं अकेली जान बेचारी कहाँ कहाँ पर खपूं, कहाँ कहाँ पैसे पूरे करूं। पूरा महीना 25,000 में निकालना बहुत मुश्किल है। अब चंद्रिका की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो चुकी थीं। उसका बस नहीं चलता था कि एक पाई भी प्रेम नारायण के हाथ में रखे और सारे के सारे पैसे ही उनसे बटोर ले। वैसे भी महीने में एक ही दिन तो वो मास्टर जी के आगे पीछे घूमती थी, वरना तो वो मुंह भी न लगाती थी और ना ही आते साथ ही उन्हें ठंडा पानी पिलाती थी। बस जिस दिन सैलरी हथियानी होती उस दिन थोड़ी बहुत आवभगत कर लेती थी, और मास्टर प्रेम नारायण भी इस बात को अच्छे से जानते थे, मगर उन्होंने कभी भी कोई शिकवा नहीं किया था। उन्हें भी पता था कि उनका बेटा निकम्मा है और सिर्फ उनकी सैलरी से ही घर का सारा खर्च चलता है। हालांकि गांव की ज़मीनों से महीने भर का आटा चावल तो आ ही जाता था, मगर बाकी भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक सैलरी से पूरे होना मुश्किल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी बहू से कोई बहस नहीं की और बाकी के 5,000 भी निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए और ख़ुद कमरे में चले गए। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इस घर में उनकी ज़रूरत सिर्फ इसी सैलरी की वजह से थी
और थोड़ी बहुत इज्जत भी। अगर ये सैलरी ना मिले तो इस बूढ़ी जान को ये लोग उठाकर कब का बाहर फेंक चुके होते। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बेड पर बैठ गए। छत का पंखा चला लिया, मगर गर्मी बहुत थी और पंखे की हवा में भी तेज गर्मी महसूस हो रही थी। चंद्रिका और मास्टर प्रेम नारायण के बेटे के कमरे में ही एसी चलता था, क्योंकि चंद्रिका ने बवाल मचाकर कमरे में एसी लगवाया था। उससे जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मास्टर प्रेम नारायण ने जो बीसी डाल रखी थी, जब वो निकली तो उन्होंने अपने बेटे के कमरे में एसी लगवा दिया और ख़ुद पंखे पर ही गुजारा करने लगे। वैसे भी चंद्रिका का कहना था कि बूढ़े आदमी के लिए एसी की ठंडी हवा अच्छी नहीं होती, कहीं पिताजी बीमार न पड़ जाएं, इसलिए उनके लिए उनके कमरे का पंखा ही ठीक है। और मास्टर प्रेम नारायण ने कोई बहस नहीं की, बल्कि वो तो कभी किसी से बहस करते ही नहीं थे। इन जाहिलों से बहस करके क्या फ़ायदा, क्योंकि मास्टर प्रेम नारायण का बेटा किशन नारायण भी अनपढ़ था और उनकी बहू भी अनपढ़ और गंवार थी। इसलिए मास्टर प्रेम नारायण ने उनसे कभी लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया था, क्योंकि वो तो जाहिलों की तरह लड़ने लगते थे। मास्टर प्रेम नारायण पलंग पर लेट गए। उन्हें तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि सारा दिन के गए वो अब थक कर आए थे। इस बार भी उनकी आंखों का चेकअप होने से रह जाएगा। वो बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर ही बार बार अपना चश्मा साफ करते थे। उनकी नज़र बार बार धुंधली पड़ जाती थी और किताब पर शब्द सही से पढ़े नहीं जाते थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर टेढ़े मेढ़े नोट निकाले, जो कि उन्होंने अपनी बहू से छुपा कर रखे हुए थे अपनी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि बहू के अनुसार तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो 2000 थे और वो सोच रहे थे कि इन पैसों से वो कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी करेंगे। वो काफ़ी देर तक इन पैसों को देखते रहे और फिर जेब में डालकर सो गए। मास्टर प्रेम नारायण जैसे ही घर के अंदर आए तो उनका बेटा किशन उनके गले से लग गया। ऐसा कभी नहीं होता था कि उनका बेटा उनसे ऐसे प्यार से मिलता। उन्होंने प्यार से अपने बेटे को खुद से अलग किया और कहा कि क्या बात है किशन, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है बाप पर। वो कहने लगा कि पिताजी बात ही ऐसी है। मास्टर प्रेम नारायण कहने लगे कि मुझे भी तो बताओ क्या बात है। किशन कहने लगा, पिताजी मिठाई नहीं लाए। मास्टर प्रेम नारायण ने कहा कि क्या तुमने मुझसे मिठाई लाने को बोला था जो मैं नहीं लाया। इस पर किशन ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगा कि मैं भी बिल्कुल सठिया गया हूँ। पहले आपको खुशखबरी तो सुना दूँ, मिठाई तो बाद में आप खिलाएंगे ही, क्योंकि आप दादा बनने वाले हैं। मास्टर प्रेम नारायण अपने बेटे की बात सुनकर सच में खुश हो गए थे। कहने लगे कि बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, भगवान तुम्हें सेहतमंद औलाद दे। किशन कहने लगा कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। और मास्टर साहब ने किशन के सर पर हाथ रख दिया और कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा तुम्हें, उसे ज़्यादा काम वाम ना करने देना। इस पर किशन ने कहा कि अरे याद आया, चंद्रिका भी कह रही थी कि अब उससे काम नहीं होते। वो तो खुशखबरी सुनने के बाद बेड से उठने का नाम ही नहीं ले रही। कह रही है कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए घर में एक काम वाली रखवा दे। मास्टर प्रेम नारायण कहने लगा, क्यों नहीं बेटा, बहू का हक बनता है कि वो आराम करे। तुम ऐसा करो, कोई काम वाली का इंतज़ाम कर दो। जिस पर किशन बोला कि पिताजी फिर सैलरी तो आप ही देंगे उसे, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे हालात कैसे हैं। जिस पर प्रेम नारायण कहने लगा कि बेटा तुम एक जवान मर्द हो, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई मजदूरी ही तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि मेरी सैलरी से घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं तो अपनी पूरी सैलरी बहू के हाथ पर रख देता हूँ। तुम्हें इसी सैलरी में इंतज़ाम करना पड़ेगा या तुम खुद कोई काम धंधा कर लो। मास्टर प्रेम नारायण ने बड़े अच्छे से अपने बेटे से बात की, मगर वो कहने लगा कि पिताजी आपने तो खुशखबरी सुनते ही आंखें माथे पर रख ली कि मुझे अपने पोते का खर्चा ना उठाना पड़ जाए। जिस पर मास्टर प्रेम नारायण हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। वो कैसा इंसान था। मास्टर प्रेम नारायण कहने लगे कि मेरी तो जो सैलरी होती है मैं सारी की सारी तुम लोगों को दे देता हूँ। मेरे पास कोई ख़जाना तो है नहीं कि तुम लोगों पर लुटाता चला जाऊँ। मास्टर प्रेम नारायण भी थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे किशन की बात बहुत चुभी थी। वो कितनी छोटी सोच का मालिक था। बेशक शिक्षा और परवरिश इंसान की सोच को अच्छा बनाती है, मगर किशन में इन दोनों चीज़ों की ही कमी थी। बचपन में किशन की माँ के फालतू लाड प्यार ने उसे इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वो स्कूल जाता ही नहीं था। कई कई दिन तक मोहल्ले के आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता था। हालांकि मास्टर प्रेम नारायण उसे ज़बरदस्ती अपने साथ स्कूल लेकर जाते तो वो वहाँ से भाग जाता। उसे पढ़ाई में रुचि ही नहीं थी। एक ही बेटा था और माँ ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। मास्टर प्रेम नारायण किशन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि बच्चे की शुरू की शिक्षा और परवरिश माँ की जिम्मेदारी होती है और उनकी पत्नी खुद अनपढ़ थी। उसे क्या पता था कि शिक्षा और परवरिश इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और किशन शिक्षा से हमेशा के लिए वंचित रह गया। मास्टर प्रेम नारायण ने हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अगर वो कभी अपने बेटे पर हाथ उठा देते
तो उनकी पत्नी उनसे लड़ पड़ती। वो तो किशन को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और अब मास्टर प्रेम नारायण पल पल इस चीज़ का भुगतान भुगत रहे थे। जाने से पहले वो अपने बेटे का रिश्ता अपनी सहेली की बेटी चंद्रिका से तय कर गई थी, जो खुद भी अनपढ़ थी, और मास्टर प्रेम नारायण हमेशा की तरह दबकर रह गए थे। और वो किशन को इतना गबरू जवान मगर निकम्मा देखकर बहुत उदास होते थे कि आखिर कब तक वो बाप के सहारे पर पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं था कि मास्टर प्रेम नारायण को उन पर खर्चा करना नहीं चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि उनका बेटा किसी काम का हो जाए। और जब भी वो अपने बेटे को किसी काम के लिए उकसाते तो उनका बेटा उल्टा उनके गले पड़ जाता, इसलिए वो चुप रहते थे। बहरहाल घर में खुशी की खबर आई थी, इसलिए वो और बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने चंद्रिका के लिए काम वाली भी रख दी थी, ताकि कम से कम इस मामले में उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि ससुर ने बहू का ख्याल नहीं रखा। और वो दिन भी आ गया जब एक नन्हा सा बेटा चंद्रिका की गोद में आ गया। मास्टर प्रेम नारायण उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे। वो बिल्कुल उनके बेटे किशन की तरह था शक्ल सूरत में। उन्होंने दिल से प्रार्थना की वो किशन जैसा निकम्मा ना बने, और उन्होंने ठान ली थी कि वो इस बच्चे को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे उन्हें किशन या उसकी पत्नी का कितनी ही विरोध क्यों ना करना पड़े। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी नस्लें संवार देता है और एक अनपढ़ इंसान अपनी सारी नस्लें बिगाड़ कर रख देता है। शिक्षा इंसान को वो सोच और समझ देती है जो पढ़ा लिखा इंसान कभी भी सोच नहीं सकता। प्रेम नारायण ने अपने पोते का नाम करण रखा था। वो देखते ही देखते मास्टर प्रेम नारायण की नज़रों में बड़ा होने लगा। मास्टर प्रेम नारायण जब स्कूल से वापस आते तो कर्ण ज़्यादातर उनके पास रहता था, क्योंकि वो अपने दादा से बहुत अटैच था, क्योंकि दादा उसके लिए खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आते थे। कर्ण 2 साल का हुआ तो उसके स्वभाव में अजीब सी झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन सा आने लगा, क्योंकि चंद्रिका उसे हर समय किसी न किसी चीज़ पर डांटती रहती थी। अगर वो ज़रा सी भी कोई चीज़ गिरा देता तो चंद्रिका मुंह भर भर कर उसे गालियाँ देती थी और वो बच्चा डर जाता था। शुरू शुरू में तो वो अपनी माँ और बाप के दबाव में आ जाता था और सहम कर दादाजी की गर्दन में जाकर चिपकता था, मगर अब उसने जवाब देना शुरू कर दिया था। जिद्दी और ढीठ बनता जा रहा था। उसे किसी मार कुटाई और गाली गलौज का असर ही नहीं होता था। प्रेम नारायण अपनी आंखों से सारे दृश्य देखकर ठंडी सांस भरता था। वो कई बार अपनी बहू और बेटे को समझा चुका था कि कम से कम बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े से बचा करो, क्योंकि चंद्रिका और किशन जब आपस में झगड़ा करते तो हर हद ही क्रॉस कर देते थे। इतनी गाली गलौज करते थे कि मास्टर प्रेम नारायण के कानों से धुआं निकलने लगता था। वो जल्दी से अपने पोते को लेकर अपने कमरे में चले जाते थे ताकि वो इन गाली गलौज का असर खुद पर ना ले सके। मगर एक ही घर में इन सब के बीच रहकर वो बच्चा कब तक असर न लेता। एक न एक दिन तो उसे अपना रंग दिखाना ही था, और जब उसने बोलना सीखा तो उसकी ज़बान पर पहला शब्द ही गाली था। और किशन और चंद्रिका तो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, क्योंकि इस छोटे बच्चे के मुंह से वो शब्द बहुत अच्छा लग रहा था। और मास्टर प्रेम नारायण तो सर पकड़कर बैठ गए थे। वो जो समझ रहे थे कि वो इस बच्चे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी परवरिश करेंगे, मगर वो ये बात भूल गए थे कि पहली परवरिश तो माँ बाप ही करते हैं। और जब माँ बाप ही बच्चे को गाली गलौज सिखाएंगे और इस बच्चे की गाली निकालने पर खूब हंसेंगे और इसे सराहेंगे, तो फिर एक दादा बेचारा क्या कर सकता है। वैसे भी इतने सारे जाहिलों के बीच में एक पढ़ा लिखा इंसान भी बौखला जाता है। मास्टर प्रेम नारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। जब कर्ण 5 साल का हुआ तो वो उसे पहली बार स्कूल ले गए। उसे बहुत ज़्यादा समझा कर स्कूल लेकर गए कि तमीज़ के साथ बैठना है, बिल्कुल भी गाली वगैरह नहीं देनी, क्योंकि गालियाँ देना बुरे बच्चों का काम होता है। अच्छे बच्चे गालियाँ नहीं देते, वो पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनते हैं। कर्ण ने दादाजी की हाँ में हाँ मिलाए, उनके साथ स्कूल चल दिया। दादाजी भी खुश हो गए कि बच्चा सुधर गया है। मगर जैसे ही वो स्कूल गया, एक बच्चे से उसने कोई चीज़ छीन ली। वो बच्चा शोर मचाने लगा और उसे एक चाटा मार दिया। बदले में कर्ण ने उसे मुंह भर भर कर गालियाँ दी। वो इस कदर बदतमीजी पर उतर गया और जाहिलों की तरह उस बच्चे को पीटने लगा और गालियाँ देने लगा कि सारे मास्टर देखकर हैरान रह गए और उन्होंने अपने कानों को हाथ लगा लिया कि मास्टर प्रेम नारायण का पोता इस कदर बदतमीज़ है। मास्टर प्रेम नारायण तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपने पोते का हाथ आराम से पकड़ा और उसे घर ले आए। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर ही उदास होने लगे थे। जब वो घर पहुंचे तो कर्ण की नाक से खून निकल रहा था और उसका माथा भी मिट्टी से सना हुआ था, क्योंकि इन दोनों बच्चों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। जैसे ही बहू और बेटे ने अपने बच्चे की हालत देखी तो उन्होंने मास्टर प्रेम नारायण को मुंह भर भर कर गालियाँ दी
और घर से निकाल दिया। मास्टर प्रेम नारायण बहुत उदास हो चुके थे। उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनके बेटे और बहू बहुत ही घटिया लोग निकले थे। उन्हें तो उनकी की गई भलाई गले पड़ गई थी। बहू और बेटा जब मास्टर प्रेम नारायण को खूब गालियां दे देकर थक गए और सो गए तो सुबह उठकर उन्हें एहसास हुआ कि वो ये क्या कर बैठे हैं। भला क्या ज़रूरत थी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को घर से बाहर निकालने की। वो दोनों पति पत्नी सर पकड़कर बैठ गए थे कि अब कहाँ से मास्टर प्रेम नारायण को ढूंढें, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। शायद वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चले गए थे। चंद्रिका ने कर्ण को पुचकारा अपनी गोद में बिठा लिया। कहा कि कर्ण बच्चे, तेरे दादा तुम्हें तो ज़रूर बताकर गए होंगे कि वो कहाँ हैं। तुम बता दो हमें ताकि हम दादा को घर ले आएं। मगर वो बच्चा बहुत ही बदतमीजी से बोला कि दादा गंदा है, उसका नाम न लेना, और ऐसी ऐसी गालियां देने लगा कि चंद्रिका और किशन हक्का बक्का रह गए थे। किशन ने बच्चे की इस कदर बदतमीजी पर चंद्रिका को मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले उसने हाथों से उसे अच्छी तरह से झाड़ा और फिर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। साथ साथ उसे गालियां देने लगा कि ये परवरिश की है तुमने कि वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। जब किशन को कोई चीज़ ना मिली तो अचानक कर्ण ने कपड़े धोने वाला डंडा उठाकर किशन को दिया कि ये लो पापा, इससे मारो माँ को। वो तो इस तमाशे से जी भरकर खुश हो रहा था। किशन अपने बेटे को देखकर और हैरान हो गया, क्योंकि सच में वो क्या से क्या बन चुका था। किशन ने वो डंडा उसके हाथ से लिया और कर्ण की कमर पर ही जड़ दिया कि तू कितना बदतमीज है, अपनी माँ को पिटते देखकर खुश हो रहा है। कर्ण पहले तो कुछ पल अपने बाप को घूरता रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई लावा सा हो जो फटने को के बिल्कुल करीब हो। अचानक ही वो लावा एकदम से फटा। उसने वही डंडा अपने बाप से छीन लिया और दोनों पति पत्नी को डंडे से मारने लगा। बेटे की जाहिलियत और बदतमीजी पर वो दोनों माँ बाप दंग रह गए थे। उन्होंने अपना सर पीट लिया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मोहल्ले वाले इतना ज़्यादा शोर सुनकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे और तमाशा देख रहे थे। जैसे ही दोनों पति पत्नी बाहर आए, बच्चा भी पीछे से डंडा उठाकर बाहर की तरफ भाग रहा था और लोग इस तरह का बदतमीज बच्चा देखकर कानों को हाथ लगा रहे थे। भला इसमें बच्चे का क्या कसूर था? ये तो माँ बाप की परवरिश ही थी जो ये दिन उन्हें दिखा रही थी। चंद्रिका के माथे से खून निकल रहा था और किशन एक टांग से लंगड़ाकर चल रहा था। इन दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी उस दर्द से बढ़कर थी जो इस बच्चे की वजह से और अपनी परवरिश की वजह से इन्हें उठानी पड़ी थी। मगर अब पछताए क्या हो। जब चिड़िया चुग गई खेत, चंद्रिका और किशन को इस बात का अच्छे से पता चल गया था कि मास्टर प्रेम नारायण कितने सच्चे और अच्छे इंसान थे। वो तो कर्ण को भी अपने जैसा बनाना चाहते थे, मगर चंद्रिका और किशन की जाहिलियत ने उन्हें ये दिन दिखा दिया था। जब माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पास खड़े बच्चे भी उसी माहौल का असर लेंगे और उसी तरह की भाषा अपनाएंगे जिस तरह की भाषा माँ बाप को इस्तेमाल करते देखते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे उन पर ही तो जाते हैं, क्योंकि नीम के पेड़ पर कभी भी अंगूर नहीं उगा करते और जहालत इंसान की नस्लें तबाह कर देती है। आज चंद्रिका और किशन भी अपने सर पर हाथ रखे रो पीट रहे थे और पछता रहे थे कि उन्होंने कर्ण की क्या परवरिश कर दी है। काश कि वो मास्टर प्रेम नारायण की बात मान लेते और कभी भी कर्ण के सामने लड़ाई झगड़ा ना करते, हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते और इस बच्चे के अंदर भी प्यार मोहब्बत का पाठ डालते। वो दोनों गली में बैठे अपना सर पीट रहे थे और लोग उनका तमाशा देख रहे थे। बच्चा उनके सरों पर डंडा पकड़े उनका मजाक उड़ा रहा था और ये दृश्य देखने के लायक था। प्रेम नारायण भी दूर चाय के होटल पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि इन दोनों की जाहिलियत ने बच्चे को क्या से क्या बना दिया। वो उन दोनों के पास आए और उन्हें उठाकर घर ले गए, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी की। बच्चा भी पीछे से घर आ गया था। किशन और चंद्रिका प्रेम नारायण से बहुत शर्मिंदा थे और रोए जा रहे थे। उन्होंने मास्टर जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहने लगे कि आप सही कहते थे पिताजी, हमारी जाहिलियत का असर हमारे बेटे पर होगा। हम जो इसके सामने गाली गलौज करते थे इसने वही सब सीखा। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, अब हमें एहसास हो चुका है कि हमने कितनी बड़ी गलती की और सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का एहसास है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। अगर हम भी पढ़े लिखे होते तो हमारी सोच भी आप जैसी ही होती, तो हमारा बच्चा भी कितना सुधरा और लायक होता। काश कि हमने आपकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तो आपके साथ भी हमेशा बदतमीज़ी ही की है। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, अब हमें अकल आ गई है। प्रेम नारायण उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़कर कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब से ही तुम लोग ज़िंदगी की नई शुरुआत करो।
भगवान ने तुम दोनों को सीख दी है, अब इस पर अमल करो। मैंने तुम दोनों को माफ़ किया। धीरे धीरे उनके घर का माहौल सुधर गया और अब तो किशन भी एक परचून की दुकान पर काम करने लगा था और कर्ण भी काफ़ी सुधर गया था। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।